सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की अपनी एक जो नई हमारी पाठ्य पुस्तक आई है, नाम है गंगा। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपकी जो हिंदी रहती थी वो अलग अलग जो आपके इसके हिस्से होते थे उसमें बटी होती थी। लेकिन इस बार हमें एक अपनी जो किताब पढ़नी है, पुस्तक पढ़नी है, वो है गंगा। और इस गंगा में आज हम जो देखेंगे वो अपना पहला अध्याय देखेंगे, दो बैलों की कथा। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके क्या अर्थ होते हैं, कहानी के माध्यम से जो लेखक है वो हमें क्या कहना चाहते हैं, वो सब चीज़ें हम समझेंगे, ताकि अगर एग्जामिनेशन में भी आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या प्रश्न कोई पूछे जाते हैं तो आप उनका उत्तर आसानी से दे सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये क्या आप पहचान सकते हैं कि ये किनकी तस्वीर है? आजकल बहुत मुश्किल हो गया। पहले एक ज़माने में ना हम फिर भी अगर पूछते थे कि बच्चों से अगर पूछा जाता था, मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो उस समय अगर हमसे कोई पूछता था कि दो चार लेखकों के नाम बताओ, तो कम से कम हमें पता रहते थे। मुझे 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 शक है कि शायद आज बच्चों को ये चीज़ें कम पता लग पा रही हैं, या हम थोड़ा सा इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हटते चले जा रहे हैं। लेकिन पुस्तकों की बच्चों एक अपनी अलग दुनिया होती है। डिजिटली हम इवॉल्व कर रहे हैं, हम उन्नति के पथ पर बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ किताबें पढ़ना और उस समय के लोगों ने क्या क्या लिखा, क्या क्या किस तरह की सोच थी, ये चीज़ें हमें किताबों से ही पता चलती है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम समझेंगे आज के दिन में। ये सामने जो आपको दिख रहे हैं, ये हिंदी साहित्य के महानतम लेखकों में से एक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इनका बचपन का नाम धनपत राय था। अगर इनकी टाइमलाइन मैं आपको समझाऊं ताकि आप एक आइडिया लगा सको कि आपके दादाजी के उम्र के हैं या आपके दादाजी के दादाजी की उम्र के हैं, तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग पाएगा। 1880 के करीब इनका जन्म हुआ था। अगर मैं गलत नहीं तो शायद 30 जुलाई या 31 जुलाई, अगर 31 का महीना जाता हो जुलाई का, तो मई 31 का जाता है, हाँ जुलाई जाता है, मई 31 का क्योंकि मेरा बर्थडे होता है। हाँ, तो जुलाई 31 को शायद इनका बर्थडे, या 30 जुलाई को 1880 में इनका जन्म हुआ था। धनपत राय इनका मूल नाम था, मतलब असली नाम इनका धनपत राय था। बाद में जाकर के इनको प्रेमचंद्र और मुंशी प्रेमचंद्र कहा गया था। 1936 तक ये जिए थे, है ना, मतलब उत्तर प्रदेश के वाराणसी इस तरफ इनका जन्म हुआ था उस समय। तो बाकी 1936 तक ये जिए, लेकिन इस दौरान इन्होंने अपने लगभग 56 वर्ष की आयु तक इन्होंने ऐसे ऐसे रचनाएं लिखी जिनके कारण इनको आज भी जाना जा रहा है। तो ये समझ लीजिए कि आज़ादी हमें 1947 में मिली, लेकिन 1936 में ये हम सबको छोड़कर चले गए। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी इतनी प्रेरक रचनाएं थी कि आज भी हम उनको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी में जब हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, कुछ हम कहानियाँ पढ़ रहे होते हैं, कुछ काव्य पढ़ रहे होते हैं, गद्य पद्य पढ़ रहे होते हैं, तो उसके पीछे एक उसकी बहुत लेयर्स होती हैं, बहुत डायमेंशंस होती हैं, बहुत सारी विमाएँ होती है। कहने का अर्थ ये है कि कहानी को एक कोई जना कहानी के सिर्फ एक विमा से समझ सकता है कि कहानी है, बात खत्म। दूसरा ये भी तरीका हो सकता है कि उस कहानी के माध्यम से जो लेखक हैं, कवि हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये भी एक बात होती है। ऐसी ही एक कहानी आज हम पढ़ने को मिलेगी। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने बहुत सारे काव्य लिखे हैं, मतलब बहुत सारी रचनाएं उनकी हैं, बहुत सारे उपन्यास उनके हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं भी उनकी आई थी। आपने गोदान का नाम, गबन का नाम, शायद कर्मभूमि, सेवा सदन का नाम आपने शायद सुना होगा, वो उनकी ही रचनाएं हैं। मानसरोवर उनकी ही रचना है। तो इन्हीं मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा का मुख्य उद्देश्य समझिए और पृष्ठभूमि समझिए, कहानी बनी क्या है, उसके बाद हम कहानी को भी पढ़ेंगे। इसमें है क्या, इस कथा में ये आप उस समय का ना एक तरह से परिदृश्य समझिए जिस समय इन्होंने रचनाएं की होगी। जैसे कि मैंने बताया 1936 में ये चले गए थे हमारे बीच से, तो ये उस समय का दौर है जब ये कहानियां लिख रहे हैं, जब ये अपनी रचनाएं लिख रहे हैं, जब भारत आज़ाद नहीं है। सबसे पहली बात, भारत उस समय गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है, अंग्रेज भारत में हावी हो रखे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कलम से युद्ध लड़ा, कहानियों के माध्यम से जन जन तक प्रचार प्रसार किया। दो बैलों की कथा उसका एक उदाहरण है। आप देखोगे कि कैसे कर कर इन्होंने अपनी जो यहाँ पर रचना लिखी है, दो बैलों की कथा, इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी इतनी आसान नहीं होती, आपको बार बार संघर्ष करने पड़ सकते हैं। आप हो सकता है कि एक बार आपने कुछ एक प्रयास किया हो, आप असफल हुए हो, लेकिन आपको दोबारा, तिबारा, चौबारा तब तक प्रयास करना होगा जब तक आप आज़ाद ना हो जाए। इसका हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1857 में जब भारत की एक बार पहली स्वाधीनता संग्राम जब लड़ा गया था, असफलता मिली थी उस समय, वरना 1857 में एक प्रथम स्वाधीनता संग्राम हो चुका था। भारत आज़ाद उसी समय हो जाता 100 साल बाद, 1757 प्लासी वॉर के बाद। लेकिन 1857 में किसी कारण से अगर भारत आज़ाद नहीं हुआ, तो शायद हम कह सकते हैं कि इन कहानी के माध्यम से ये अपनी जनता के, अपने लोगों के, अपने देश के लोगों के दिलों में एक बीज बो रहे हैं कि गिरना कोई हानिकारक बात नहीं है, असफलता कोई गलत बात नहीं है। शायद ये हम सबको बताना चाह रहे हैं कि जब नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मेहनत हर बार उसकी नाकाम नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शायद उनका कुछ ऐसा ही संदेश है इस कहानी में जो हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा, इस कहानी में हम ये भी पढ़ेंगे कि संगठन में शक्ति कैसी होती है। संघे शक्ति कलियुगे, ऐसा कहा जाता है कि कलियुग की जो शक्ति है वो संघ में है, संगठन में है। वही संगठन की शक्ति को समझाने
का काम शायद इस कहानी में हीरा और मोती के माध्यम से हमें करवाया गया। इसी कहानी में आप जानोगे इस कहानी का जो एक तरह सा जो लिखने का जो राइटिंग का जो तरीका है, यानी कि जो इनका कथा लिखने का जो तरीका है, वो तरीका मेल खाता है पंचतंत्र की कहानियों से। पंचतंत्र की कहानी आचार्य विष्णु शर्मा जी ने लिखी थी और आपको जानकर बड़ी हैरानी होनी चाहिए कि आज से 2300 साल पहले यानी 300 ईसा पूर्व में पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई थी। आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए पंचतंत्र, आचार्य विष्णु शर्मा जी ने। उसमें वो जानवरों के माध्यम से जानवरों को कथानायक बनाते थे, अपना कहानी का मुख्य किरदार बनाते थे, उनके माध्यम से अपने संदेश को दिया करते थे। इसी प्रकार से संस्कृत का एक महान एक नीति एक ग्रंथ लिखा गया है, हितोपदेश उसका नाम है। ये भी आपका, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नारायण पंडित जी ने इसको लिखा है। ये भी उनसे भी मेल खाता है, क्योंकि इन दोनों में ही पंचतंत्र और जो मैंने आपको हितोपदेश बताया, इन दोनों में ही जो कथा कहने का तरीका है, नरेटर का जो कथानक का जो कहने का तरीका है, वो जानवरों को केंद्र में रखकर है, उनके माध्यम से अपनी बात कहने का तरीका है। ऐसी कुछ हम बात करने वाले हैं। जैसे जैसे हम कहानी की ओर बढ़ेंगे आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। हम शुरू करते हैं अपनी दो बैलों की कथा बच्चों, ठीक है। दो बैलों की कथा में एक बार अच्छे प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का गधा का बेवकूफ़ कहते हैं, परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने, निरापद का मतलब इनोसेंट आप कह सकते हो, या निरापद का मतलब हार्मलेस कह सकते हो आप अंग्रेजी में, यानी कि जो हानि ना पहुंचाए, इतना शांत जिससे आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं। एक छोटा सा बच्चा है, 1 साल का, 1 महीने का, 2 महीने का, कितना निरापद सा है वो, उससे किसी प्रकार की किसी को कोई हानि नहीं, न उसे यह पदवी दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, गाय इसका निश्चय नहीं किया सकता। अब आगे सुनिए, ये कहते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। देखो, हम गणित पढ़ लेते हैं, विज्ञान पढ़ लेते हैं, हम और सारे विषय पढ़ लेते हैं अपने, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषय जो है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि क्वेश्चन कुछ एग्जाम में आएगा। इसके माध्यम से ना हम अपने दिमाग के एक दूसरे वाले हिस्से को ओपन कर रहे होते हैं, है ना। असल में सही बोलूँ तो दिमाग का नहीं, दिल का काम कर रहे होते हैं हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते समय। बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है अपने दिमाग का इस्तेमाल कर, इसमें हमें मौका मिलता है अपनी सोच के दायरे को कहीं तक भी फैला देने का। ये बोलते हैं गायें सींगें मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याई हुई गाय का मतलब है कि जो गाय अभी अभी माँ बनी है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर होता है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। ये कहते हैं कि अभी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गधा है बहुत इनोसेंट होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, बहुत ज़्यादा निरापद होता है। वो बता रहे हैं कि होने के लिए तो गायें भी, वो लोग कहते हैं कि बहुत सीधी साधी है, लेकिन फिर भी गायें सींग मार देती हैं। और ब्याई हुई जो गाय होती है वो तो और ज़्यादा हिंसक यानी सिंह जैसी हो जाती है बहुत अपने बच्चे के प्रति, और इस मतलब अपने बच्चे की रक्षा के लिए। इसी प्रकार बोल रहे हैं कि कुत्ता भी होने के लिए शांत होता है बहुत, लेकिन कभी कभी उसको भी गुस्सा आता है, कभी कभी वो भी काटने लग जाता है, लेकिन कभी कभी उसे, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना उन्होंने देखा। वो कह रहे मैंने गधे को कभी देखा नहीं कि उसे गुस्सा आ गया, उसे ऐसा कुछ हो गया। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक बार कुलेल कर लेता है। देखो, आपको पता है क्या, वैशाख, चैत, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, ये हमारे कुछ महीने होते हैं। हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस पर जो महीने हैं वो जनवरी फरवरी से नहीं, चैत, वैशाख, जेठ करके ऐसे हैं। तो आमतौर पे जो मार्च का जो बीच का महीना होता है, उस समय चैत हमारा शुरू होता है, जिसे हम चैत शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं, जहाँ पे हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होता है या भारतीय नववर्ष शुरू होता है। ये उसी की बात कर रहे हैं, चैत वैशाख। तो वैशाख का महीना बेसिकली आप ऐसे समझो मोटा मोटा, वैशाख का महीना वो होता है जो अप्रैल मई का महीना होता है, यानी कि गर्मियों का महीना, मतलब अगर हम समझे एक तरह से ना हमारे परिदृश्य में भारत के। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके कुलेल का मतलब होता है कि मौज मस्ती कर लेना, हंसी मजाक कर लेना, कभी कभी मजा आ जाता है उसे भी। गधा थोड़ा सा उछल कूद मचा लेता है उस महीने में। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद एक तरह से ना फ्रस्ट्रेशन हुआ। विषाद का मतलब हुआ फ्रस्ट्रेशन। विषाद मतलब कि एक तरह का खामोशी, उदासी टाइप की, फ्रस्ट्रेशन आप समझते होंगे। बोलते हैं सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते ना देखा। यार अब ये कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। देखो, बात गधे की हो रही है, गधे को सुख दुख में भी और हानि लाभ में भी उसकी दशा को बदलते नहीं देखा, वो एक जैसा है। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में यही तो कहते हैं, सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जयाजय। वो कहते, भगवान श्री कृष्ण भी तो वही कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति या एक अच्छा योगी व्यक्ति वह है, एक योगी वह है
जो सुख में और दुख में एक समान है, जिसे सुख की ना तो वर्षा भिगा पाती है, ना तो जिसे दुख की अग्नि जला पाती है। तो आप देखो वैसे गुण तो हमारे गधे में मिल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देगा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा यानी पिनेकल, यानी कि जो मैं भी कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो कह रहे हैं ऐसे गुण तो इस गधे में मिल रहे हैं। यानी ऋषि मुनियों के भी जो गुण होते हैं उसकी भी पराकाष्ठा, उसके भी पिनेकल को छू दिया, उसकी भी चोटियों में पहुंच चुके हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है, और आपको मजे की बात पता होनी चाहिए, गधे को ये नहीं पता, कि आदमी उसे बेवकूफ कहता है। इसलिए गधा अपनी मौज में है, इसीलिए आदमी उसे बेवकूफ कहता है। आप शायद हम खुद भी समझ सकते हैं कि आदमी उसे बेवकूफ कहता है, तो क्या है ना, हमने देख लिया कि क्या आदमी इतना समर्थ है कि आदमी जो कहे वही होगा, या हम पहले उन्होंने बताया कि उसकी विशेषता है, फिर उन्होंने एक तरह का तंज कसा है आदमी के ऊपर, व्यंग कसा है कि आदमी उसे बेवकूफ कहता है उसके बावजूद। अदरवाइज देखें तो एक माइंडफुलनेस की जो बात होती है आजकल, है ना, वही तो गधे में है। उतनी सौम्यता, उतना एक जगह एकाग्र दिमाग। अभी देखो सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। मुंशी प्रेमचंद्र जी हमें एक डिफरेंट विमा में, एक दूसरी ही विमा डायमेंशन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यार इस तरह से गुणों का अनादर हमने कभी नहीं देखा। देखने का तरीका है। अब कभी कभी हम कह लेते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। अब कहने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, अगर आपने किसी अपने मित्र को कह दिया है, किसी को कह दिया, तो वो लोग आप पे बिल्कुल नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे, वो बोलेंगे कि आप उनका अपमान कर रहे हो। लेकिन अगर आप देखो गिरगिट का रंग बदलना एक कला है, एक उसका एक स्किल है, उसका कौशल है वो एक तरह का। तो ये कैसे गलत हो सकता है? लेकिन वही हम किसी चीज़ में इतना कभी कभी एक तरफा हो जाते हैं कि फिर हम उस चीज़ को उसका पर्याय मान लेते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को आज कहते हैं, आप मुझे कहते हैं कि आप गधे हो, तो हो सकता है मैं भी नाराज हो जाऊं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह का सामाजिक परिदृश्य आज बन चुका है कि इस तरीके से ये जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक सामाजिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस बात के माध्यम से। अभी आगे हम देखते हैं, वो बोले कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। वो कह रहे हैं शायद ऐसा ही कुछ होगा कि संसार के लिए सीधापन सही नहीं होगा, सीधे को ऐसे ही कर देते होंगे। शायद आप इससे समझ भी पा रहे होंगे कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए ना, भारत अब ये समझा रहे हैं भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। जिस समय लिख रहे हैं, मैंने कहा आज़ादी का वक्त है, 1936 में गुजर चुके हैं। अब उस समय की बात होगी जब शायद क्योंकि 1915 में गांधी जी जब भारत आए थे अफ्रीका में अपना वो सब कुछ कर करके, उस समय भारत में बहुत ज़्यादा दुर्दशा थी अफ्रीका की तरफ भी, क्योंकि यहाँ से भारतीयों को ले जाया जाता था, उनसे वहाँ पर बेगारी करवाई जाती थी, है ना। तो उन्हें बंधुआ मजदूर के तौर पर ले जाया जाता था। उनके कोई जो एक तरह से राइट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिए जाते थे। तो अंग्रेज इस तरह का अत्याचार करते थे। तो अब ये बोल रहे हैं कि अफ्रीका में भारतवासियों की क्या दुर्दशा हो रही है। अब वो बोल रहे हैं क्यों हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया। फिर बोल रहे हैं यानी भारतीयों को क्यों नहीं अमेरिका में घुसने दिया। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कौन? भारतीय बदनाम है। सारे काम अच्छे हैं, शराब नहीं पी रहे, कुछ पैसे अपने बचा के रख दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, काम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी बदनाम क्यों है? वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, क्योंकि वहां ऐसा लगता है, अमेरिका वालों का कहना है कि जीवन के आदर्श को नीचा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं, और जीवन मौज मस्ती के लिए पाश्चात्य संस्कृति ऐसा समझती है। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, प्रेमचंद्र जी कह रहे हैं कि अगर वो भारतीय भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चालू कर देते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। एक तरह से देखा जाए तो वो हो असभ्य जाते, लेकिन इस ढांचे में, सामाजिक ढांचे में शायद उन्हें सभ्यता का दर्जा जरूर मिल जाता है, टैग मिल जाता अगर वो भी उनकी तरह हो जाते। आज भी तो यही हो रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आने के लिए लोग कुछ भी कर दे रहे हैं। वो भले ही नैतिक दृष्टि से गलती क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि 100 में से 99 लोग अगर उसके साथ हैं तो फिर वो अपने आप ही सही बन जा रहा है, वो गलत चीज़ भी सही बन जा रही है। तो अब ये कह रहे हैं कि जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य मतलब उसकी गिनती करवा दी। अब जापान का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 1895-96 के करीब जापान ने चीन के साथ युद्ध किया, और आप जानते हैं जापान ने चीन को हराया। 1895 के करीब की बात है ये। भारत का परिदृश्य शायद आप जानते हैं उस समय। उसके बाद आगे जाकर के 1905-06 के करीब या 4-5 के करीब जापान ने लड़ाई लड़ी रूस के साथ, और उस समय का रूस बहुत बड़ा हुआ करता था, सोवियत। उसके साथ लड़ाई करके उसे हरा दिया 1900। और उसी के बाद फिर भारत में जो बंग आंदोलन हुए, वो कहीं ना कहीं भारत के राष्ट्रवादियों को भी प्रेरणा मिली जापान से, कि जापान पहला एक ऐसा एशियाई देश बन गया जिसने यूरोपीय शक्ति को हराया। क्योंकि पहले माना जाता था कि यूरोप को हराना बिल्कुल किसी के बस की बात नहीं है। तो जापान अगर रशिया को हरा पा रहा है तो एक लोगों में, एक भारतीय जो राष्ट्रवादी थे उनमें भी एक कहीं ना कहीं शक्ति का संचार हुआ कि ऐसा हो सकता है, संभव है कि कोई एशियाई भी यूरोपीय शक्ति को हरा सकता है। तो ये बोल रहा है कि जापान ने
जापान को आज लोग सभ्य इसलिए कह रहे हैं, उनका कहना है क्योंकि जापान ने भी पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाया, तब जाकर के उसको सभ्य कहा जा रहा है। तो उनका कहना यह है कि अहिंसा जो है वो परम धर्म है बिल्कुल, लेकिन वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपका अहिंसा तभी अच्छी लगती है जब आपके पास शक्ति हो। कायरों के द्वारा करी गई अहिंसा, वो कह रहे हैं कि वो अहिंसा की गिनती में ही नहीं आती। अहिंसा शोभा देती है किसको? शक्तिवान को, जो शक्ति संपन्न होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं वह उसी मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ, मतलब एक तरह का व्यंग कर रहे हैं, कि वो भी इस तरह का व्यंग कर रहे हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि मतलब बोलते तो मैं तो नहीं बोलता, या अगर बोलते भी हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि अब हमें समझ में आ रहा है किसी को गधा कहना वैसे गलत नहीं है, है ना। हाँ, हो सकता है गधे का अपमान थोड़ी देर के लिए हो जाए, वो बात अलग है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं यार बैल भी एक ऐसा ही होता है, मतलब है ना, गधे की तरह ही होता है। लोग बोलते हुए सुनते हैं बैल बुद्धि है, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। अभी वो कह रहे हैं कि कभी कभी मारता भी है बैल, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचे है। वो कहना चाह रहे हैं कि गधा जो हम कह रहे थे उसको कोई टच नहीं कर सकता, उसका जो लेवल है वहां तक तो कोई नहीं जा सकता। भले हम बैल पे कहानी बेस्ड है हमारी, लेकिन बैल फिर भी दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि बैल का भी कभी मन करे तो सिंगे चला देता है वो भी। अब हम आते हैं अपने कहानी की तरफ। बोल रहे झूरी के दोनों बैल के नाम थे हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति के बैल बहुत सुंदर बैल होते हैं। कभी कोई बहुत जबरदस्त बैल अगर आपको दिखाई दे रहा हो कदकाठी में, तो समझ जाना है पछाई जाति का होगा। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे एक दूसरे को मूक भाषा यानी कि चुप होकर के बिना कुछ बोले कहना, है ना, मौन में संवाद में विचार विनिमय करते थे। विनिमय का मतलब एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज करना, अपने विचारों को भेजते थे बिना कुछ बोले, एक दूसरे को सिर्फ आंखों में देख करके बात करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। वंचित का मतलब होता है न मिल पाना, जिसके पास किसी चीज की कमी है। वो कह रहे हैं कि मनुष्य इस चीज से वंचित है। किस चीज से वंचित है? कि उसको ही नहीं मिल पा रहा। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह का मतलब वैसे तो एक आपने सुना होगा कि भगवान शिव का विग्रह है, भगवान विष्णु का विग्रह। विग्रह का अर्थ एक तरह से मूर्ति भी होता है, और विग्रह का एक दूसरा अर्थ युद्ध भी होता है ना। तो बोले विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। सिंगे मिला लेते थे, लेकिन ये मत समझ लेना कि वो लड़ाई करते थे। विनोद की यानी कि हंसी मजाक में ऐसा करते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, जैसे दोस्तों में भी थोड़ा बहुत मजाक मस्ती चल जाती है, थोड़ा बहुत हल्का हल्का ऐसे कुछ कर लेते हैं, तो वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है उनके बीच में। इवन वो उनकी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करता है। वो कह रहे जिस वक्त दोनों बैल यहाँ था ना, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं कि ऐसी दोस्ती भी कोई दोस्ती नहीं जिसमें आप बिल्कुल संभल कर एकदम काम कर रहे हो। जहां पर आप दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलजुल गए हैं, हम कह सकते हैं कि वहीं पर कुछ हो रहा है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिलाकर चलते हैं, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर है। वो कह रहे हैं कि ऐसा जब समय आता था, 1 मिनट में देखना चाहूंगा, दरवाजा खोल के चले गए, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक सेकेंड बच्चों प्लीज। हाँ, तो यहाँ पर हम काम पर थे। वो कह रहे हैं कि यार इनकी दोस्ती को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब बोझा रखा जाता था तो एक दोस्त चाहता था कि मेरे कंधे पे ज़्यादा बोझ रखा जाए। क्यों? ताकि मेरे दोस्त के कंधे पे कम बोझ हो, ताकि उसको तकलीफ कम हो। तो ये उनकी दोस्ती की एक इस तरह से वो मिसाल दे रहे हैं। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, यानी साथ साथ उठते बैठते थे। खाने की बारी आती थी, साथ खाते थे। अगर एक का खाना खत्म हो जाता दूसरा भी खाता था, उसे अकेले खाना अच्छा नहीं लगता था, वो भी हट जाता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेजा। गोई का मतलब होता है पेयर, एक तरह का युग्म, मतलब इन दोनों बैलों के युग्म को अपने ससुराल भेज दिया। अपने जब ससुराल भेजा तो बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी कि जो साला था वो इन गोई को जब ले रहा था उसकी हालत खराब हो गई। क्यों गोई की हालत खराब? पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंह नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो?
हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर ना उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम कर लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था। हमने कभी कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं करी, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुका कर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। अगर वो कह रहे हैं कि अगर बोल पाते बैल तो उनकी दशा कुछ इस तरह की है कि वो अपने मालिक से जो झूरी था उससे ये कहते कि यार तुमने हमें बेच क्यों दिया, क्या कमी रह गई थी हमारी निष्ठा में, हमने क्या काम नहीं किया था, क्या हमने दाने पाने के लिए ज़्यादा शिकायतें करी थी, हम तो तुम्हारे लिए मर भी जाते लेकिन हमें बेचा क्यों। ऐसा उनकी भावना है, ऐसा ये लेखक कह रहे हैं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, दिन भर के भूखे थे लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लगते थे। नई जगह पहुंच गए, सब कुछ बेगाना लग रहा है। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह करी, वैसे ही जैसे वो बात करते हैं, मौन में संवाद। एक दूसरे को कनखियों में देखा, लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने उस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक दूसरे से रस्सियां टूट गई, एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। इन्होंने रात में जब लोग सो गए थे पूरे, इन्होंने कैसे भी करके अपने जिससे इन्हें बांधा हुआ था इन्होंने उस रस्से को तोड़ दिया। झूरी प्रातःकाल सो के उठा। इनके जो मालिक थे जब जहां से आए थे तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं, दोनों की आंखों में विद्रोह में लेकिन स्नेह झलक रहा है। दोनों को गुस्सा तो है लेकिन एक स्नेह भी अपने मालिक को सामने देख करके। दोनों लोग भाग के आ गए, यानी कि झूरी के ससुराल से दोनों लोग भाग भूग के आ गए। कीचड़ कुचड़ से पैर उनके भरे पड़े हुए, अपने वो डंडे जो उनके लगे हुए थे खूंटे वो आधे टंगे पड़े हुए और पहुंचे हुए। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन, प्रेमालिंगन मतलब प्रेम प्लस अलिंगन, प्रेम का मतलब प्रेम से गले लगना। चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व थी, अभूतपूर्व जो पहले कभी ना हुई हो, भूत में कभी ना हुई हो, भूतपूर्व में न होने पर महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने यह निश्चय किया, टप्पू सेना टाइप की कोई सेना यहां रही होगी, उन्होंने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया, इस तरीके से। ठीक है, अब बोलते एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों चलकर आए हैं, मतलब दोनों अकेले चले आए हैं। तीसरा बोला बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं, मतलब वो एक तरह से आदमी टाइप के, इतना स्नेह है उनका तो उन्हें जानवर की श्रेणी में मत रखो। इसका प्रतिवाद करने का साहस किसी का नहीं है। लोगों ने मान लिया कि हाँ बात तो सही है, इतना तो बनता है इन दोनों का। अब बच्चों हम आगे देखते हैं। झूरी की स्त्री ने बैलों के द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम ना किया भाग खड़े हुए। झूरी की जो पत्नी है वो क्यों ज्यादा चिढ़ रही है, क्योंकि झूरी की पत्नी के मायके में गए थे वो, है ना भैया। झूरी के जो पत्नी है उनके भैया ले गए थे तो उन्हें गुस्सा आ रहा है कि यार कैसे हैं मेरे घर में जाकर कुछ काम भी नहीं करके। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका, यह एलिगेशन झूरी को अच्छा नहीं लगा। बोल पड़ा झूरी, नमक हराम क्यों है, चारा दाना कुछ ना दिया होगा तो क्या करते, कुछ चारा दाना ही नहीं दिया तो क्यों नहीं करते, आ जाते। स्त्री ने रौब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते। वो झूरी की पत्नी कहने लगी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ही आता है सब कुछ, ऐसा तो है नहीं कि उन लोगों ने पानी पुनी पिलाया होगा। झूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते। झूरी कह रहा तो क्यों भागते, तुम ही बताओ लॉजिक क्या भागने का। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी चाहे मर जाए। अभी इसमें ये जो खली आपको देखने को मिल रहा है एक तरह का ऑयल केक टाइप का आप इसे कह सकते हो। अंग्रेजी में जो होता है ऑयल केक, मतलब ये वैसी चीज़ होती है, आप इसे ऐसे समझिए जैसे सरसों है, सरसों के बीज हैं या जैतून के बीज हैं या किसी भी जो तेल निकालते हो आप, किसी सोयाबीन के बीज हैं, उनको जब क्रश करके तेल वगैरह निकाल दिया जाता है तो जो सॉलिड रेजिड्यू बचता है, जो ठोस अपशिष्ट जो बचता है, जो ठोस अपशिष्ट, कचरा वैसे नहीं कहना चाहिए उसे, अपशिष्ट मतलब जो उसका बच गया, उसके अंदर का तेल निकल गया, उसको खली कहते हैं। तो थोड़ा सा ऑयली सी होती है, इसे जब मिला के देते हैं तो थोड़ा सा उन्हें अच्छा सा लगता है, चिकनाई सी लगती है जानवरों को। चोकर भी इसी प्रकार की चीज़ से जो अनाज में से होता है, यानी कि चावल, और जब आप गेहूं को या धान को जब चक्की में से पीसते हो तो जब आपका गेहूं को पीस के आटा निकलता है, धान को पीस के चावल निकलता है, तो जो शेष अपशिष्ट रह जाता है उसको चोकर कहते हैं, ब्रान कहते हैं इसे अंग्रेजी में, BRAN। ऐसे ही एक राइस ब्रान एक चीज़ होती है, तो ब्रान एक तरह की चीज़ है ना। तो कुल मिलाकर चिकना करते हैं उनके उसको खाने को, तो सूखा सूखा सा नहीं लगता, ग्रेवी टाइप की जैसे आपको फील होता होगा वैसे। तो सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं। वही हुआ, मजूर को बड़ी ताकीद मजूर को इनके वहां काम करता होगा, ताकीद कर दी गई। ताकीद मतलब एक तरह की चेतावनी दे दी गई कि भाई बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे बेचारे। झूरी ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता।
मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम्हें उन्हें, यानी उन्होंने झूरी ने अपने जब नौकर से कहा कि मजदूर से कहा कि भाई डाल दे थोड़ा सा, तुम चोकर डाल दे, छुप छुप के डाल दे। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मालकिन मालकिन खा जाएगी मुझे, मैं नहीं कर सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। अभी मैं समझाता हूँ इसका मतलब। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा, कल की शरारत का मजा चखाया, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी, अपने बैलों को दी, लेकिन जो झूरी के बैल थे उनको कुछ नहीं दिया, उनको सूखा चारा दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था, झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। एक तो सम्मान वैसे ही नहीं हो रहा, ऊपर से सूखा भूसा खिलाया जा रहा है। बहुत परेशान हो गए दोनों, नाल की तरफ आंखें तक उठाई। तो हीरा मोती के बारे में बोल रहे हैं कि अब यहां से हमें हीरा मोती के कैरेक्टर समझ में आ रहा है कि जो हीरा है वो शांत किस्म का है, सहनशील है वो बैल। मोती थोड़ा सा उपद्रवी टाइप का, जैसे राम लक्ष्मण जी की जोड़ी हुआ करती है कि राम जी जो है वो सहनशील है, लक्ष्मण जी जो है वो उन्हें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आता है। तो जो अपने मोती है यहाँ पर, ये कभी कभी ऐसे ही इन्हें भी कभी गुस्सा आ जाता है ना। तो अब देखते हैं इनका गुस्सा किस हद तक, कहाँ तक ले जाता है इन्हें। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हीरा कौन? हीरा जो शांत सा रहता था, उसके डंडे जमा दिए, तो मोती को गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा। हल लेकर भागा, हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। मोती को गुस्सा आ गया। अभी क्या हुआ, हीरा ने मूक भाषा में कहा भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, आपकी बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो मोती बार बार उग्र होता जा रहा है, लेकिन हीरा उसे बार बार शांत करता जा रहा है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। वो भी समझ गए इस बार भलाई इसमें कि इनको कुछ छेड़छाड़ न लो, वरना मोती उठा पटक के गेम बराबर कर देगा हमारा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही यहां तक की बात हुई, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी मां मर चुकी थी, सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां देती। कहते हैं कि कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में है ना, जाने नारायण मिल जाएगा किसी ना किसी रूप में ना। तो यहाँ पर इन 2 बैलों के लिए ये जो बालिका है, ये आकर के 2 रोटी दोनों को दे देती थी, बचा करके लाती थी। भले ही इससे इनकी भूख न मिटती, लेकिन तृप्ति इन्हें जरूर मिलती थी। इनके हृदय को तृप्ति मिलती थी कि चलो अभी भी इस दुनिया में भलाई का जमाना है, ऐसा नहीं लगता था। प्रेम की इस प्रसाद की बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। वो कह रहे कि प्रेम का खिलाई भी वो 2 रोटियां इतनी सक्षम थी कि दोनों दुर्बल नहीं हो रहे थे। खाते कम थे, लेकिन फिर भी इनको लग अच्छा रहा था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या कहना करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसकी लड़की है जो इस घर का मालिक है, वह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। ये हीरा कह रहा है मोती को। तो मालकिन को ना फेंक दो, वह तो उस लड़की को मारती है। मोती कह रहा, मोती नहीं मान रहा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो, देख रहे हो। तो कहने का मतलब है, दिखाया जा रहा है कि कैसे जो जानवर भी हैं वो भी अपने धर्म पर टिके हुए हैं। यानी कि जो उनको लगता है कि हमारे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, औरत पर सिंग चलाना उनके वहाँ मना, तो वो नहीं कर रहे। तुम तो किसी तरह से निकलते ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। हाँ या मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? हीरा कह रहा टूटेगी कैसे रस्सी, इतना तो मैं भी एग्री कर रहा हूँ, चलते हैं, भागते हैं यहाँ से। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, मतलब इनकी नाकों में वो डाल दिया जाए ताकि इनको कंट्रोल में किया जा सके। ऐसी बात हो रही है। तो बच्ची कह रही है तुम भाग जाओ। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे।
क्यों खड़े रहे? मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो? हीरा को कहा कि हम रस्सी काट रहे थे, रस्सी खुल गई, चलो ना भागते यहाँ से। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। यानी फूफा के घर से जो हम बैल लेकर के आ रखे थे, है ना, जो हम झूरी के घर से बैल लेके आ रखे थे, मतलब फूफा के घर से, वो दोनों बैल भाग रहे हैं। तो उसने खुद ही चिल्लाना चालू कर दिया। अब ये दोनों समझ गए कि अब तो गया आएगा, है ना, तो इसलिए इन दोनों ने गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भाग गए। गया ने पीछा किया, वह और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गाँव मिलने लगे। तब दोनों एक एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। भागते चले गए, पहुंच गए किसी खेत में। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हम, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। ये पक्का मोती ही कह रहा होगा, मुझे मोती पे शक है ऐसी बातें कहने का। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े, ये हीरा ही कह सकता है ऐसी बातें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रह कर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सिंग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरे को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। मोती की एक बात देख रहे हो यहाँ पे, कितनी खास बात है। दोनों ऐसी मजाक मस्ती में लड़ने लग गए तो एक बार हीरे को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। अब हीरे को जब गुस्सा आ गया तो मोती समझ गया कि अब हीरा सीरियस हो गया है। तो मोती को अपने बाहुबल पे भरोसा था, लेकिन मोती को पता है कि यार दोस्ती टूट जाएगी यार, छोड़ना यार। तो मोती हट गया साइड। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बंगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरह आता भी नजर आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। एक सांड उनकी तरफ भागता चला आ रहा है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। ये मोती से उम्मीद नहीं थी यार, बोल रहा कैसे बुरे फंसे। हीरे ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। भागना कायरता है तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है। अब उपाय निकल के आ रहा है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेड़ता हूं, तुम पीछे से रगेड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। वो कह रहे हैं कि बस हम दोनों मिलकर के लड़ेंगे। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरे ने रगेड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उन्हें अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरे ने दूसरे पहलू में सिंग छुपा दी। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। एकता में शक्ति समझाया जा रहा है। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालो। हाँ, थोड़ा बहुत फेंक रहा है यहाँ पे। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंग न चलाना चाहिए। वो अपने धर्म का पाठ हीरा दे रहा है, अपने प्रकृति के अनुरूप, नेचर के अनुरूप। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे यह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचे। अभी तो खा के आए थे, लेकिन लड़ाई करी है तो थोड़ा बहुत फिर से भूख लग गई। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। इन दोनों को पकड़ लिया खेत में। कांजी हाउस एक तरह की ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर ना एक तरह से आवारा या फिर जिनका कोई मालिक नहीं होता, ऐसे जानवर को, जैसे मतलब ऐसी कुत्ते, गाय, भैंस, मतलब जिनको लोग छोड़ देते हैं, उनको रखने की व्यवस्था होती है एक तरह से, है ना, नगर पालिका, नगर निगम की तरफ से, स्थानीय सरकार की तरफ से। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को तिनका भी ना मिला। समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। अब उन्हें समझ में आ रहा है, गया यार भले ही सूखा देता तो था कम से कम। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां थी। बाद में समझ में आती है कीमत किसी की ना। कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने न छा रहा था। सब जमीन पर मुर्दों की तरफ पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू किया, पर इससे क्या तृप्ति होती।
रात को भी जब सब कुछ भोजन न मिलता तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठती। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती, अब तो हीरे से भी रहा नहीं जा रहा। हीरा कह रहा, अब कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अभी क्या होता है? मोती ने सिर लटकाते हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। यानी इस बार हीरा कह रहा है कि दीवार तोड़ता है, मोती कह रहा है मेरे बस कर नहीं हो पाएगी, मेरे से ना हो पाएगा। वो कह रहा बस इसीलिए इतना करता था इतना, अभी जब मेन बारी आ रही है अपना शौर्य का परिचय देने का, पीछे हटिया। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सिंह दीवार में गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी पर एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का यह उज्जड़पन देखकर उसने कई डंडे रसीद दिया और मोटी सी रस्सी से बांध दिया, हीरे को बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। हीरा कह रहा, ऐसा जोर मारना किस काम का, और बंधन में पड़ गए और फंस गए, अभी तो बंधे तो नहीं थे, बंध भी गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़े। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी, यहाँ पे देख रहे हो आप, उनके माध्यम से आज़ादी के लिए एक तरह का गुप्त संदेश भेज रहे हैं, है ना, अपने लोगों के लिए। बोल रहे हैं कि जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितनी ही बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है, सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, समझ रहे हो कितने भाई बंद है, कितनी गुप्त बातें हो रही है। किसी की देह में जान नहीं, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है, अच्छा तो लाम, फिर मैं भी जोर लगाता। तो यहाँ पर अब मोती को भी उत्साहवर्धन किया, है ना। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंह मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी, फिर तो वह दीवार में सिंह लगाकर इस तरह से जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई, है ना। मेहनत का परिणाम मिल ही जाता है। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसे भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं पकड़ लिए जाए तो फिर। गधे फिर से आके, यानी गधे से जब कहा जाओ तो गधा दूसरा हिस्सा देख रहे हैं। गधा कह रहा, अगर पकड़ लिए जाएंगे तो फिर तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधे कह रहे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। क्योंकि हीरा को बांध रखा था ना उस समय उन्होंने, कर्मचारी ने आकर के, तो मोती तो खुला था। हीरा ने कहा, तुम भाग जाओ, कहीं मिलना होगा तो मिल जाएंगे। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़े हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? और अगर आप एक गौर करो बात में, जब ये पकड़े भी गए थे तो उस समय फंसा मोती था खेत में, तो उस समय हीरा उसके लिए वापस आया था। इस बार हीरा फंसा लेकिन मोती उसके लिए वापस आया। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद ही देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब दोनों बंध गए, हीरा मोती। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चोर का एक तृण भी न डाला, चारे का एक तृण भी न डाला, तृण मतलब तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठटरियाँ निकल आई थी। ठटरियाँ मतलब एक तरह से मतलब स्केलेटन टाइप का हो गए थे, वो हड्डियाँ दिखने लग गई थी, ऐसा टाइप का समझाने की कोशिश की गई। एक तरह का इतनी लेवल समझा रहे हैं कि कितना होता। तो देखो ना, सोचो नहीं खाना क्यों नहीं मिलता होगा। यहाँ देखो, खाना मिलता है, सरकार की तरफ से या जो व्यवस्था है वो आता है, लेकिन उसको क्या होता है, कुछ बीच में भ्रष्टाचार के कारण वो चीज़ें खा ली जाती हैं। उस तरह का जो चारा वगैरह आ रहा होता होगा या इनका, वो चीज़ों को गबन कर दिया जाता है। तो आप सोच रहे हो उनकी व्यथा को यहाँ समझाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश की जा रही है कि ऐसे असर पड़ता होगा, है ना। अभी बैल आकर के तो बोलते नहीं होंगे, लेकिन उनकी बोली को कैसे समझाने की कोशिश की जा रही है। एक दिन बाड़े के सामने डुबकी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। अब देखभाल होने लगी इन लोगों की, लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक धड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे के भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया।
डर डर के दोनों ने देखा, सिर झुका लिया क्योंकि वो खुद समझ चुके थे। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। हीरा कह रहा है यार गया के घर ही ठीक थे, गया जो साला था ना उसका सूरी का। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, मतलब एक व्यंग्य टाइप का कसके, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं थी? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब वो नहीं बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। उनको ऐसा लगने लगा कि अब ये आदमी जो है कसाई है, तो क्या चिंता है, मांस खाल सिंह हड्डी सब किसी न किसी रूप में काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े, कैसे दुखी हैं। कितनी प्यारी बात लिखी है उन्होंने यहाँ पर, है ना। आप समझ रहे हैं क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? भारत की आज़ादी का जब भारत गुलाम था ना, उस वक्त कई भारतीय ऐसे भी थे जो चाटुकार थे अंग्रेजों के। ये वही लोग हैं, ये वही स्वार्थी लोग हैं, है ना। ये उस समय जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करी, जिन्होंने अपने ही लोगों पर जुल्म किया। वरना अंग्रेज इतने सशक्त नहीं थे, ना ही इतने शक्तिशाली थे, ना ही संख्या में इतने ज़्यादा थे कि वो इतने लाखों करोड़ों के लोगों पर शासन कर पाते। कारण यही था कि इस शासन करने वाले खुद के ये ऐसे ही लोग थे। तो वो कह रहा है कि कितने स्वार्थी हैं, खुद स्वतंत्र हैं लेकिन अपने भाइयों की स्वतंत्रता, इनको परतंत्रता देखी नहीं जा रही इनसे। एक ये नहीं कि कुछ दो बातें आकर के बोल लें, समझ रहे हो आप। तो देखो कैसे कैसे तंज कस रहे, एक तरह इनक्रिप्टेड में कैसी लैंग्वेज लिखी है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षणों की चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। इन दोनों को लगने लगा कि तो हम अपने गांव के नज़दीक पहुंच गए। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच है। नगीच मतलब नज़दीक का ही एक तरह का वर्ड है वो। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। दोनों में उत्साह आ गया कि अभी इसकी तो खबर हम ले लेंगे, कैसे नहीं जाने देगा। नहीं, दौड़ कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम ले आता हूं। मैं तो समझता हूं चुरा लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ मेरे बैल, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मैं बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। तो जो झूरी है, झूरी चिल्लाने लग गया दड़ियल पे कि ये मेरे बैल है भाई, तुम कैसे वो कर रहे हो? और ये मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, इसका सबूत है इस बात का। चल निकल लो यहाँ से, वरना तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंह चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के यह लोग तमाशा देखते और हंसते थे। मोती ने उसे भगा दिया था ना। अभी देखो, जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। मोती कह रहा, मोती का वही है। मोती को देख के रोशन सिंह सोढ़ी की याद आ गई। अब ना आएंगे तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। अब समझो इस बात का मतलब, या आपके लिए होमवर्क है, इस बात का मुझे मतलब बताना क्या है, ये वाली बात का। उस परिदृश्य में जब ये रचना करी गई थी, जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम हुआ था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। इसका अर्थ मुझे बताना, इसका अर्थ बताना है। किस अर्थों में आप इस बात को समझ पा रहे हो, है ना। इसका अर्थ समझाना कि ये कहानी जिस संदर्भ में हमने पढ़ी है, वो कैसे ये वाली लाइन, वाली पंक्ति जो है, इसका मतलब समझा पा रही है। इस प्रकार से बच्चों, हमने देखा कि हीरा मोती की कहानी। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हीरा मोती की कहानी से हमें क्या क्या सीखने को मिला। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हीरा मोती की कहानी ने हमें सिखाया कि संगठन में शक्ति है। हीरा मोती एक साथ रहे। विपत्ति पड़ जाने पर भी एक मित्र ने दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। दोनों के सामने एक एक करके परिस्थितियाँ आई थी, लेकिन दोनों ने वही चुना, अपने मित्र को चुना।
फिर ऐसी परिस्थिति भी आई कि दोनों भाग सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बाकियों के बारे में सोचा। उन्होंने बाकी जानवरों के बारे में जो वहाँ पर कांजी हाउस में थे उनको स्वतंत्र कराना उन्होंने ज़्यादा सही समझा। ऐसी भी बातें थी कि उनके पास ऐसी चॉइसेस भी थी कि वो स्त्री को भी सिंह मार सकते थे और इसी प्रकार से वो और जगह भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे अपना धर्म नहीं माना। उन्होंने कहा कि अगर वो अपना धर्म बदल दें तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी अपने धर्म से पदच्युत हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पर भी ऐसा नहीं किया, है ना। तो ये कुछ बहुत सारी बातें हमें इस कहानी से सीखने को मिली है, इस दो बैलों की कथा से। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको दो बैलों की कथा से क्या सीखने को मिला इस कहानी में। इसके जो प्रश्नोत्तर होंगे, देखो अब चीज़ ऐसी नहीं होती है कराने के लिए अभी मैं आपको कराऊँ ये करूँ, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि चीज़ें ऐसी हैं? जब ये हम पढ़ रहे होते हैं ना, ये इस तरह के विषय पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पर ना हमारी खुद की बुद्धि हो रही होती है। ऐसे एक ही प्रश्न का एक जैसा उत्तर गणित नहीं है ये। हर प्रश्न, एक प्रश्न के 100 उत्तर हो सकते हैं, है ना। तो आपको जैसे समझ में आता हो वैसे लिखो, आप अपना दिखाओ कि आपको क्या समझ में आया। ये हीरा मोती सबके लिए वही हीरा मोती नहीं है। कोई इन हीरा मोती को सिर्फ बैलों की कथा समझ करके छोड़ देगा, कोई इसे जीवन की कथा समझेगा। कभी हो सकता है कि उस समय जब भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी लड़ रहे थे, उन्होंने जब एक कहानी पढ़ी हो तो उनको एक अलग तरह का मैसेज मिला हो, उस तरह से पढ़ने संदेश मिला हो, और शायद वही कुछ कारण बन पाया हो जिसके कारण हम लोग आज़ाद भी हो पाए, है ना। तो आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं या आप पर निर्भर करता है। बात दृष्टि की नहीं, बात वास्तव में दृष्टिकोण की होती है। बच्चों अभी के लिए इतना ही यार। अगर आपको ये वीडियो सेशन, ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, क्योंकि अगर आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं तो मुझे पता लगता है कि हाँ, इस तरह के प्रयास आप लोगों के लिए जो किए जा रहे हैं वो बेहतर है। आप सभी जो आपके विषय होते हैं, चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, या हमारा सामान्य ये हमारा SST वाला से सब्जेक्ट होता है सामाजिक विज्ञान, उन सभी सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं इस चैनल में। लाइव क्लासेस को आकर ज्वाइन किया करो, मैथ्स की लाइव क्लासेस चल रही होती है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं आपका कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल। प्रणव पांडे साइनिंग ऑफ।